अब हम वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व ज्ञात करते हैं। हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली ली है जिसमें n फेरे ली हैं और उसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है। ये वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या हम R ले रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों, इस वृत्ताकार कुंडली, इसकी त्रिज्या R है, इसमें फेरों की संख्या n है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका सूत्र हम लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये हमने ज्ञात पहले किया हुआ है बच्चों। यहाँ पर जो म्यू नॉट है वो क्या है? वो निर्वात की चुंबकशीलता है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कुंडली निर्वात में रखी गई है, तो ये निर्वात की चुंबकशीलता है। N कुल फेरों की संख्या और R इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या और I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। अब यदि हम इसके एक फेरे से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखें तो फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे phi b बराबर b इंटू a, जहाँ a इस कुंडली का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्योंकि कुंडली को हम लोग साइड से देखें तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार दिखेगा? एक वृत्ताकार रूप में दिखेगा। और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ r उसकी त्रिज्या होती है। तो हम इस a के स्थान पर अब लिखेंगे b इंटू पाई r स्क्वायर। और b का मान कितना है? b क्या है? इस कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र। ये हमको प्राप्त हुआ है म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब इस समीकरण में न्यूमरेटर में भी R है, डिनोमिनेटर में भी R है, तो हम एक एक R कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा phi b बराबर म्यू नॉट पाई n R अपॉन 2 इंटू I। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें तो ये हमको प्राप्त हुआ है phi b यानी कि फ्लक्स का सूत्र। हमको ज्ञात करना है इस वृत्ताकार कुंडली से वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या है? L बराबर n phi b अपॉन I। n क्यों लिया हमने? क्योंकि phi b क्या है? वो एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है और यहाँ पर कुल कितने फेरे हैं? यहाँ पर टोटल n फेरे हैं, तो हम यहाँ n से गुणा कर देंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम n अपॉन I। phi b का सूत्र हमको प्राप्त हुआ है म्यू नॉट phi n r I अपॉन 2। अब इस सूत्र में I न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इनको कैंसिल कर देते हैं। n और n 2 टाइम्स है तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो L बराबर हमको प्राप्त होगा म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r अपॉन 2। ये है किसी वृत्ताकार कुंडली से जुड़े स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं ये स्वप्रेरकत्व का मान किन किन कारकों पे निर्भर करता है। इसके लिए हम सूत्र देखते हैं वापस बच्चों, और सूत्र में जो जो हमको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम देखेंगे कि वह किस प्रकार प्रभावित होता है। पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r अपॉन 2, जहाँ म्यू नॉट किसका सूत्र था? म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। यदि इस वृत्ताकार कुंडली को निर्वात में ना रखकर इसको हम एक क्रोड ले लेते हैं, उस पर लपेटा गया है और उस क्रोड के जो पदार्थ है उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता यदि म्यू r है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? म्यू नॉट इंटू म्यू r पाई n स्क्वायर r अपॉन 2। यदि उस क्रोड के माध्यम के, मतलब जो माध्यम हमने लिया है उस पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू से दर्शाते हैं तो म्यू नॉट म्यू r के जगह हम म्यू लिख सकते हैं। उस कंडीशन में L किस पे निर्भर करेगा? बाकी सारी चीज़ों को हम फिलहाल के लिए नियतांक मानते हैं, तो L का मान किस पे निर्भर करता है? L का मान निर्भर करता है उस क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता पर, और किस प्रकार? समानुपाती है। मतलब यदि माध्यम का चुंबकशीलता अधिक होगी तो उसका प्रेरकत्व भी अधिक होगा। अब सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे, L निर्भर करता है उस वृत्ताकार कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या पर। फॉर्मूले से L समानुपाती है n स्क्वायर के।
इसका मतलब फेरों की संख्या यदि वृत्ताकार कुंडली में अधिक होगी तो L का मान भी अधिक होगा और कम होगी तो L का मान भी कम होगा। अब तीसरा है त्रिज्या पर, जो वृत्ताकार कुंडली ली है उसकी त्रिज्या पर कैसे निर्भर करेगा। यहाँ पर सूत्र के अनुसार तो वो समानुपाती दिख रहा है। इसका मतलब यदि कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी, बड़ी कुंडली हम लेते हैं वृत्ताकार, तो उसमें स्वप्रेरकत्व अधिक होगा और छोटी त्रिज्या की कुंडली लेते हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व कम होगा। अब बच्चों हम म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण की घटना को इस प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने एक कुंडली ली है जो कि हमारे लिए प्रेरक कुंडली की तरह कार्य करेगी, जिसे हमने जोड़ा है एक विद्युत स्रोत यानी कि बैटरी से, और इसे परिपथ को पूर्ण और अपूर्ण करने के लिए हमने एक स्विच लिया है या एक कुंजी ली है। अब जैसे इस कुंजी को बंद करेंगे हम तो इस बैटरी से धारा प्रवाहित होगी जो कि इस कुंडली से होते हुए गुजरेगी और इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी बल रेखाएं कुछ इस प्रकार बनाई जा सकती हैं। हम देखते हैं बच्चों कि इस पहली कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स की बल रेखाएं इस प्रकार हमको दिखाई दे रही हैं। अब इस कुंडली में यदि हम धारा के मान को बढ़ा दें तो इस कुंडली से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाएगा और इससे बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यदि हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार इसकी बल रेखाओं में भी वृद्धि हो जाती है। हमने बल रेखाओं में वृद्धि इसलिए की है क्योंकि हमको एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र चाहिए जिसका प्रभाव हम दूसरी कुंडली में देख सकें। अब हमने एक दूसरी कुंडली भी ली है इसके साथ और उस कुंडली में एक परिपथ जोड़ा है जिसमें हमने जोड़ा है धारा मापी। अब ये धारा मापी में हम देख सकते हैं जो पॉइंटर है, जो निडल है, वो शून्य पर है, मतलब कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इस पहली वाली कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव दूसरी वाली कुंडली पर भी पड़ेगा, मतलब इसके फ्लक्स जो है वो दूसरी वाली कुंडली से भी बद्ध हो जाएंगे और जब दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये उससे जुड़ते जा रहा है और जब दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। अगर प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है दूसरी कुंडली में तो उसका विक्षेप हमको प्राप्त होगा धारा मापी में। जो धारा मापी हमने इस परिपथ में जोड़ा है उस परिपथ में हमको विक्षेप दिखाई देगा। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना, क्योंकि हमने धारा तो प्रवाहित की थी प्राथमिक कुंडली में, पहली वाली कुंडली में। जिस कुंडली में हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत स्रोत की सहायता से, उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और इसे हम P से दर्शाते हैं। और जिस कुंडली में धारा अपने आप ही प्रेरित हो रही है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉइल। अब हम देख सकते हैं बच्चों ये पॉइंटर जो है धारा मापी का, उसमें विक्षेप दिखाई दे रहा है। ये एक डायरेक्शन में, एक दिशा में झुकी हुई नजर आ रही है और धारा के मान को यदि हम प्राथमिक कुंडली में बढ़ाते जाएं तो इसमें भी विक्षेप और बढ़ते जाएगा, क्योंकि अगर प्राथमिक कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो दूसरे कुंडली से भी जुड़े फ्लक्स में वृद्धि होगी और प्रेरित धारा का मान भी बढ़ते जाएगा। बच्चों, अन्योन्य प्रेरण की घटना में हमने दो कुंडली ली थी, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली में माना कि फेरों की संख्या N1 है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। प्राथमिक है इसलिए हम लोग उसको पहली कुंडली मान लेते हैं, इसलिए इसके फेरों की संख्या को भी N1 से दर्शाते हैं और प्रवाहित होने वाली धारा को भी I1 से दर्शाएंगे। ये जो द्वितीयक कुंडली है इसमें धारा प्रेरित होने वाली है क्योंकि इससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने वाला है। जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करेंगे तो उससे जुड़ा द्वितीयक कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो द्वितीयक कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम दर्शाएंगे φ2 से। इसकी फेरों की संख्या हमने ली है N2 और सेकेंडरी कॉइल को हम दर्शा रहे हैं S से। अब हम देखते हैं बच्चों, φ2 जो है वो द्वितीयक कुंडली से जुड़े द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स है
ये अगर इसमें फेरों की संख्या N2 है तो द्वितीयक कुंडली की जो फ्लक्स बंधता होगी, फ्लक्स बंधता की संख्या होगी, वो किससे दर्शाई जाएगी? N2 इंटू φ2, क्योंकि N2 क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसलिए हम उसको किससे गुणा करेंगे? N2 से। अब हम देखें द्वितीयक कुंडली की जो फ्लक्स बंधुता होगी, फ्लक्स बंधुता की संख्या होगी, वो समानुपाती होगी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। तो हम लिख सकते हैं N2 φ2 समानुपाती है I1 के, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। इसलिए द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या समानुपाती होती है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के। अब मैं यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो एक समानुपातिक नियतांक लगाऊंगी। इस कंडीशन में मैं लिखूंगी N2 φ2 बराबर m I1, जहाँ m समानुपातिक नियतांक है और इसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम इस m को देखें तो m बराबर हमको प्राप्त होगा N2 φ2 अपॉन I1। I1 को यदि मैं 1 लूँ, इकाई लूँ, मतलब प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान मैं इकाई ले लेती हूँ, उस कंडीशन में m बराबर प्राप्त होगा N2 φ2। मतलब ये जो अन्योन्य प्रेरकत्व है ये द्वितीय कुंडली की फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होगा। कब? जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान इकाई होगा। तो इस प्रकार हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान या आंकिक रूप किसके बराबर होगा? आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इसका मात्रक होता है हेनरी। जैसे कि स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी था, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी है, और इसको हम दर्शाते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर H से। वैसे हेनरी बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम जनरली छोटे मात्रक जैसे कि माइक्रो हेनरी या फिर मिली हेनरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों हम इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा हम बनाते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विभव बल उस फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस dN2 φ2 अपॉन dt। अब N2 φ2 का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस dm I1 अपॉन dt। यहाँ m अन्योन्य प्रेरकत्व है, मतलब एक नियतांक है, इसलिए ये अवकलन से बाहर हो जाएगा और हम लिखेंगे E बराबर माइनस m di1 अपॉन dt। यह माइनस का जो चिन्ह है वो विद्युत वाहक बल के विरोधी प्रकृति का चिन्ह है। यहाँ यदि हम di1 अपॉन dt का मान 1 रखें, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है वो इकाई है, उसका मान हम 1 ले रहे हैं, उस कंडीशन में हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? E बराबर m प्राप्त होगा। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो अन्योन्य प्रेरकत्व m का मान जो है वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार यदि हम अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखें तो वो कुछ इस प्रकार होगी। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। और हम इस अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक देखें
तो इसका मात्रक भी स्वप्रेरकत्व के जैसा ही होता है, यानी कि हेनरी। अब स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होता है, तो दोनों के विमीय सूत्र भी एक होंगे। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? ये होगा m l² t - 2 a - 2।